पहले की सनातन में और अभी की सनातन में ध्यान दोगे तो साहब चैनल का समय खराब होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित तिवारी और आप देख रहे हैं आज का खास प्रोग्राम दिल की बात दिल से। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल की बात दिल से करने के लिए हम किसी न किसी एक खास शख्सियत को बुलाते हैं और उनकी दिल की बात जानने की कोशिश करते हैं। जो आम मीडिया में चर्चा का विषय नहीं रहती है उसको भी हम उनसे चर्चा के थ्रू एक दिल की बात निकलवाने का प्रयास भी करते हैं। तो आज ऐसे ही बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी, जो देखने में तो खूबसूरत है ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनका दिल जो है वो सनातन के लिए धड़कता है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में उन्होंने बहुत सुर्खियां बटोरी। चुनाव के तुरंत बाद इतने हाईलाइटेड हुए कि मुझे लगता है देश का बच्चा बच्चा उनको पहचानने लगा है। ऐसे राजस्थान के हवा महल सीट से विधायक और बहुत ही चर्चित बाबा बाल मुकुंदा आचार्य जी हमारे साथ जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय जय श्री राम। विधायक बनने से पहले आप पूजनीय हैं हमारे लिए और मेरा बहुत विशेष स्नेह रहता है आध्यात्मिक लोगों से, तमाम जो है उन तमाम महंतों से जो सनातन की धर्म ध्वजा पताका को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले पॉलिटिकल सवाल नहीं, सबसे पहले सवाल सनातन से ही जुड़ा मैं पूछूंगा कि पहले की सनातन में और अभी की सनातन में क्या अंतर दिख रहा है आपको? सनातन वही है और सनातन का पर्यायवाची हम सब भली भांति जानते हैं, जिसका जन्म का पता नहीं, जिसके अंत का पता नहीं, जिनकी हम आराधना करते हैं, जिनको अपना ईश मानते हैं, जिन्हें हम परम ब्रह्म मानते हैं, परम ब्रह्म का रूप अंश श्री राम विष्णु गोविंद मानते हैं, वह भी इस धराधाम पर पधारे तो सनातन के साथ ही जीवन को चले। तो सनातन धर्म जो है, परंपरा जो है, ये हमारी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सर्वोपरि कोई व्यवस्था है तो ये सनातन है। जहाँ जीव दया है, धर्म है, चींटी के कण की और हाथी के मण की जहाँ चिंता है, वह सनातन धर्म है। सब जीवों पर दया करने का स्वभाव भाव है और वसुधैव कुटुंब कहीं अगर कोई कहा जाता है तो ये सनातनी है, जो पूरी दुनिया को अपना परिवार कहता है। ये वसु धरती है और संपूर्ण धरती पर रहने वाला मेरा परिवार है। इसी के आगे हम बढ़ते हैं तो हम लोग सनातनी हैं एक, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, यानी संपूर्ण जगत में सुख शांति का, संपूर्ण जगत में शांत सुख और शांति समृद्धि रहे, इसकी कोई कामना करता है तो वो भी सनातनी है। तो महाराज जी, यानी सनातनी ऐसी व्यवस्था है, ऐसा जीवन जीने की तरीका है जहाँ संपूर्ण जगत को परिवार मानकर और संपूर्ण जगत को इस परिवार भगवान का कहीं ना कहीं अंश मानकर उनके साथ भगवान जैसा व्यवहार करने का स्वभाव है। और सनातनी एक ऐसा है जो पूरी दुनिया में विश्व गुरु के रूप में इस भारत की धरती को सनातनियों की वजह से जाना जाता है। महाराज जी, क्या लगता है आपको कि सनातन का जिस तरीके से परचम अभी लहरा रहा है, आप भी देखिए कि आप भी बैकग्राउंड आपका महंत हैं, आप हतोष धाम के, आप महामंडलेश्वर हैं, उसके बावजूद भी आपको राजनीति में आना पड़ा। क्या लगता है आपको कि जो लोग ये बोलते हैं, सो कॉल्ड लोग, कोट इन कोट लोग, कि राजनीति में बाबाओं का क्या काम है, राजनीति में योगियों का क्या काम है, क्या लगता है कि राजनीति में अब वास्तव में बाबाओं को उतरना चाहिए? राजनीति को इस नाम से लोगों को आपत्ति क्या आई? राजनीति को लोगों ने पिछला जो कार्यकाल रहा आज़ादी के पश्चात, उन लोगों ने जो कांड किए, जो लोगों को ठगा, जो 2014 के पहले जिस प्रकार से देश को लूटा, इसलिए राजनीतिक लोगों की छवि खराब हो गई। आज राजनीति के पूर्व आचार्यों को हम लोग पूजते हैं, भले वो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी क्यों ना हो, बाबा साहब अम्बेडकर क्यों ना हो, अनगिनत इतने नाम हैं
ये तो इस समय और कालखंड के हैं। और पूर्व में चले जावें तो देवताओं का समय से लेकर राजा महाराजाओं का समय रहा, तो वहाँ राजा के इस और राजा के उस और 2 चेयर लगा करती थी। उस 2 चेयर में 2 ऋषि वहाँ विराजमान हुआ करते थे। राजा न्यायोचित कार्य करे, कोई अनैतिक काम न हो जावे, उसका भी पूर्णतः ध्यान रखते हुए वहाँ राजगुरु के रूप में, राज ऋषि के रूप में वहाँ विराजमान होते थे। और कई भी फैसले लिए जाते थे तो पहले उनकी राय आवश्यक होती थी, यानी धर्म अनुरूप राजनीति हो, धर्म अनुरूप वहाँ का सेवा कार्य हो, किसी का अहित ना हो जावे। और राजा को भी दंड देने का काम करते थे, तो ये उनका अधिकार होता था। राजगुरु मतलब राजनीति में धर्मनीति होना आवश्यक है। आवश्यक है। धर्म में राजनीति ना आवे, लेकिन राजनीति में धर्म हमेशा होना चाहिए। और उसी स्वभाव को देखते हुए आज का परिवेश जो है 2014 के पश्चात ये माने कि एक तरफ सनातन भी है, संस्कार भी है और साथ में तिरंगा भी है, मातृभूमि राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है और उसको लेकर ही काम चल रहा है। लेकिन इसी पर कुछ लोगों को आपत्ति है कि स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जो हैं वो मजहबी खेल खेल कर अपने आप को मीडिया में हाईलाइट करने के लिए इस तरीके का काम करते हैं। चूँकि आपने हिजाब पर बोला तो वहाँ थाना घेर लिया गया, और हिजाब के लिए हमारे जयपुर में ही ये देखा गया कि तमाम बच्चियां जो है वो थाना का घेराव करने के लिए, महिलाएं तमाम घेराव करने के लिए, आप ही की विधानसभा के लोग हैं, वो सड़कों पर आ जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आज की डेट में शिक्षा से कहीं ना कहीं दूर दूर तक धर्म का सम्मेलन नहीं होना चाहिए? धर्म तो एक निष्पक्ष होना चाहिए, और निरपेक्षता के साथ अगर भारत में लोग रह रहे हैं तो फिर किस बात की मुझे लगता है कि मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हिंदू और मुस्लिम का लेवल का लोग, किसी भी लेवल का, अगर एक ड्रेस कोड बना है जिसकी आपने बात भी की, तो वही ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। देखिए, आपके चैनल पे मैं आऊँगा, या आप एक एंकर के रूप में हैं, चैनल का हेड के रूप में हैं, तो आपने अपने चैनल के अनुरूप अपना सारा एक सेटअप बना रखा है, ड्रेस कोड तय किया हुआ है। और इसी प्रकार से हम लोग स्कूलों में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, गुरुकुल में जाते हैं, वहाँ की परंपराएं हैं। अगर स्कूल में धोती अलाउ कर दो, कुर्ता अलाउ कर दो, और भी नियम कायदे अलाउ कर दो, तो फिर हो जाएगा मजहबी। और उन स्कूलों में अन्य बालक बालिकाएं स्कूल के नियम से आ रहे हैं, और कुछ बालिकाएं और बालक दूसरे नियम से आ रहे हैं जो स्कूल का नियम नहीं है, तो फिर स्कूल में सीखने क्या जा रहे हैं? स्कूलों में एक लाइन अलग बैठेगी, दूसरी अलग बैठेगी, तो यानी इसकी जिम्मेदारी किसकी है? वहीं पर आप लोग मजहबी खेल करना चाह रहे हैं। हम तो उसको मिटाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं आपस में प्रेम भाईचारा मिलकर इस देश का उज्जवल भविष्य राष्ट्र का जो है ये नवनिहाल, वो उसमें आगे बने, भागीदार बने और देश की तरक्की के सहभागी वे रहें। हम लोग उनमें कतई कोई दुर्भावना नहीं डालना चाहते। इसलिए जो स्कूल का ड्रेस बना है, उस ड्रेस के अनुरूप सारे बालक बालिकाओं, तो बुराई क्या है? जब अन्य स्कूल ड्रेस में आ रहे हैं, वो तो ऐसा तो नहीं वो तिलक लगा के, धोती पहन के और मंत्र उच्चारण करते हुए प्रवेश कर रहे हैं और वहाँ कुछ ऐसा दिख रहा है। और वो तो फॉलो कर रहे हैं स्कूल के ड्रेस। फिर दूसरे लोगों को करने में आपत्ति कहाँ है? विवाद क्या है इसका? इसलिए ये छद्म राजनीति करने वाला आदमी, जिन्हें देश के विकास से कोई लेना देना नहीं है, उन बच्चों के उज्जवल भविष्य जो बनने जा रहे हैं राष्ट्र की प्रगति उन्नति में इनका योगदान होने वाला है, वो चाहते ही नहीं है कि वो आगे बढ़ें। वो इन्हीं विषयों पे फंसाकर उन बच्चों को और इस प्रकार के माहौल में डालना चाहते हैं, ताकि वो जो मुख्य शिक्षा, उनको जो अधिकार है, वो शिक्षा के द्वारा वो बड़े बड़े सेंटर्स में, देश में विदेश में बड़े बड़े पदों पर पदोन्नत हो और देश की राष्ट्र की उन्नति में उनके भागीदार बने। वो ये शायद कहीं चाहते नहीं हैं, वो लोग ऐसा माहौल बनाते हैं। बाकी ये वही देश है जहाँ मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, यही भारतीय जनता पार्टी, यहाँ राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद पर विराजमान हुए थे। यहाँ पर बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धर्म के आधार पर सबको साथ लेकर, सबका प्रयास, सबका विकास की योजनाओं के साथ 2014 से आदरणीय प्रधान सेवक मोदी जी कर रहे हैं। और उन्हीं विश्वास को 142 करोड़ लोगों का विश्वास
उनके साथ जुड़कर इस देश के विकास में काम कर रहा है। ये कुछ लोग हैं जिन लोगों का अब राजनीति समाप्त हो गया है। गंदी राजनीति जो करने वाले लोग थे, ठगबंधन के साथी थे और मम्मी बेटा जीजी जीजाजी के 4 लोगों के इर्द गिर्द घूमने वाली परिवारवाद की जो पार्टी वाले लोग थे, ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का माहौल खराब करके देश के विकास में रोड़ा बनना चाहते हैं। लेकिन अब देश का नागरिक जागरूक हो चुका है। प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी, इस मातृभूमि की जिम्मेदारी, इसका ऋण वो जानता है और देश के विकास में वह सहभागीदार बन के आदरणीय प्रधान सेवक आदरणीय मोदी जी के साथ भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताकर पूरे देश में वो साथ मिलकर काम करवा रहा है। ऐसी शिक्षा नीति होनी चाहिए जब देश में, आप बोल भी रहे हैं कि एक कोड होना चाहिए, एक तरीके का ड्रेस होना चाहिए, तो इसके लिए यहाँ राजस्थान सरकार कोई प्लान कर रही नई शिक्षा नीति को लेकर? बिल्कुल। क्योंकि ये लोग तो चाहते हैं कि ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को, मुझे लगता है कि डिनायल करने वाली ही तो बात है कि अगर आप आवाज संविधान की उठा रहे बात हैं। करते हैं लेकिन संविधान पर कितना अमल करते हैं ये देखने की बात है। संविधान की बात करने वाले एक देश एक कानून होना चाहिए। क्योंकि मैं अगला सवाल लूंगा कि जब आप विधायक बने नए नए, तो आपने मीट की दुकानों पर एक्शन किया और आप वहां अपने समर्थकों के साथ पहुंचे, वो वीडियो पूरा वायरल हुआ और आपने उसके बाद माफ़ी भी मांगी। क्या नहीं लगता आपको कि पूरे देश में महाराज जी, पूरे देश में, मैं सिर्फ जयपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, नवतेज टीवी पूरे देश में देखा जाता है, इस वक्त हम लोग पूरे देश की बात कर रहे हैं, पूरे देश में मीट की शॉप को, और खासकर वहाँ पर जहाँ पर आध्यात्मिक नगरी है, जैसे मथुरा है, काशी है, अपनी अयोध्या है, आज जयपुर को भी छोटा काशी कहा जाता है, इनके लिए एक पैटर्न सेट होना चाहिए, इनके लिए एक अलग से माहौल होना चाहिए, जैसे अलग से मंडियां लगती हैं, वहाँ पर इनको विस्थापित करने की आवश्यकता है। क्योंकि आपने आवाज़ तो उठाई, लोगों को पसंद भी आई वो आवाज़, लेकिन फिर वो दब सी गई आवाज़। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे इस आवाज़ उठाने के पीछे एक कारण थे। इसमें देखिए हिंदू मुस्लिम ही नहीं करें आप। मांस का काम, मदिरा का काम कौन नहीं करता? नहीं, सब लोग करते हैं। तो इसलिए किसी विशेष जाति को तो इसमें लेना ही नहीं है। मांस मदिरा का काम, व्यवसाय सभी लोग कर रहे हैं, कोई भी जाति धर्म को मानने वाला करता है। विषय यह है कि जो कायदे में रहेगा वही फायदे में रहेगा। मेरा वाक्य है ये। उसका कारण उसके पीछे कि माताओं बहनों की शिकायतें, और पिछले 5 साल कांग्रेस का जो समय था उसमें अनगिनत चौं मांस की मंडियां और दुकानें स्थापित हुई। आपने अपने मुख से कहा है कि जयपुर अपराकाशी, ये बात सत्य है। जयपुर के कई उपनाम हैं, जैसे एक नाम बड़ा प्रसिद्ध है जयपुर की अपराकाशी, यानी एक काशी विश्वनाथ की है और एक काशी जयपुर है। जयपुर में आप परकोटे में जाएंगे, गली गली में जाएंगे, तो जितने मकान हैं उतने मंदिर हैं, उतने मठ है, उतने आश्रम हैं। जयपुर के पूर्व राजा स्वयं संध्या वंदन करते थे, त्रिकाल संध्या करते थे और अनगिनत ऐसे ऐसे धार्मिक अनुष्ठान, बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान जयपुर के राजाओं ने करवाए जयपुर की समृद्धि के लिए। जयपुर का वास्तु, जयपुर का ज्योतिष, अध्यात्म, खान पान, संस्कृति, परंपराएं, उन सबको ध्यान में रखते पूरी दुनिया से लोग यहाँ बसाए गए, पूरी दुनिया से। और उन कॉलोनियों का, क्षेत्रों का नाम, भले वो संगीत जगत के घराने हों, भले वो ब्रह्मपुरी में प्रकांड विद्वान महापंडित उस जमाने के ज्ञाता हों, ऐसे अनगिनत लोगों को लाके जयपुर नगर में, अपराकाशी में बसाया गया और यहाँ अनगिनत मंदिरों के द्वारा, मठों आश्रम के द्वारा संतों को विराजमान किया गया। उसके माध्यम से जयपुर का निरंतर समृद्धि भी, संस्कार भी, परंपराएं भी, यहाँ का विकास भी। क्या यहाँ के जयपुर के राजाओं ने बाहर मुस्लिम देशों से क्या यहाँ के ज्वेलरी व्यवसायियों को नहीं लाए, रत्न व्यवसायियों को नहीं लाए? इतिहास देख लें। जब जयपुर के राजाओं ने सबको बराबर परिवार मानकर उनको लाके यहाँ बसाया गया, उनको जगह दी गई, व्यापार करने का अधिकार दिया गया, यानी जयपुर की परंपरा में उन लोगों ने कोई बढ़ने में कमी ना छोड़ी, सनातन संस्कृति में भी। तो फिर आज ये स्थिति परिस्थिति क्यों बनी कि जयपुर का आज बिल्डिंगों का स्वरूप बदला जा रहा था और जयपुर में माताएं बहनें सुरक्षित नहीं थी, पर्यटन सुरक्षित नहीं था, व्यापार के नाम पे जयपुर का परकोटे का व्यापारी छोड़कर बाहर क्यों जा रहा था, पलायन इतना तेज गति से क्यों हो रहा था, और यहाँ पर इस प्रकार के मांस के खुले में व्यापार नियम विरुद्ध है, नगर निगम की गाइडलाइन है, उसके बाद हजारों हजारों दुकानें हर गली मोहल्ले के बाहर इस तरीके से खुली क्यों हैं? ओपन में खुला जानवर
वहाँ बांधना, उसे काटना, उसके सामने काट के बेचना मना है। जहाँ फैक्ट्री में कटता है, पैक होता है, वहाँ से पैक लाके बेचा जाए, ये नियम कहता है। फिर वहाँ जानवर रख के फिर दूसरे को जिसको अच्छा नहीं लगता उसे दिखाकर वो बेचना उचित नहीं है। ये नियम सबके लिए है, कोई पर्टिकुलर एक जाति धर्म का तो आदमी काम नहीं करता नहीं नहीं, वैसा नहीं है। सबके लिए गाइडलाइन है। तो नियम कायदे में रहने से क्या फायदा है कि एक तो स्वास्थ्य का फायदा है, बीमारी नहीं होगी, नहीं तो वो मक्खी मच्छर वहाँ जो गंदगी उससे रोड पे, नाली पे और पे इन पे हो रहा है। तीसरा, वहाँ पर जो कुत्ते वगैरह बैठते हैं वो वहाँ खा खा कर टुकड़े इतने खतरनाक हो जाते हैं कि माताएं बहनें बच्चे गुजरे उसको पकड़ लेते हैं, उसे वे नुकसान करने की चेष्टा करते हैं। तो वो भी एक गंभीर समस्या है। और बिना लाइसेंस के हो रहा है, कल को कोई दुर्घटना घट जाए, कोई बीमार हो जाए, उसकी वजह से कोई मर जावे तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? पकड़े कैसे उसको? आज जब विरोध किया, विरोध के दूसरे तीसरे दिन 10 दिन तक लाइसेंस के लिए लाइन क्यों लगी? एक साथ 2000 लोगों ने लाइसेंस अप्लाई क्यों किया? क्यों कायदे में नहीं थे? इसीलिए कहा कायदे में रहेगा वह फायदे में रहेगा। नियम कायदे से कोई काम नहीं कर रहा था, अनगिनत अनैतिक तरीके से ये व्यवसाय चल रहा था, जिस पर थाम रोक लगी है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज़ीरो हो रहा था, रेवेन्यू भी जनरेट होगा और स्वास्थ्य का भी खतरा कम हो जाएगा। इसलिए कोई खाए, कोई बनाए, कोई बेचे, हमें उससे कतई आपत्ति नहीं है, उसका कर्म, उसका धर्म उसके साथ है। लेकिन लोगों की सुरक्षा की, स्वास्थ्य की और अव्यवस्थाओं की और गंदगी खुले में डालने की, फेंकने की, उसकी वजह से बीमार होने की और कुत्तों को खतरनाक बनने की, वो व्यवस्था भी जिम्मेदारी हमारी है कि इसको कभी हम लोग मिलकर ठीक करें। उसी के लिए मेरा विरोध था। रही बात माफ़ी की, माफ़ी मैंने उन लोगों से मांगी, किसी ने कहा कि उस माहौल में किसी ने कुछ बोल दिया और वो किसी को बुरा लगा। तो मैं सब सनातनी हूँ, संवेदनशील हूँ और मैं ऐसे संस्कार से हूँ कि मैं किसी को मेरी वजह से ठेस पहुँचे, मैं ऐसा काम नहीं करता। तो मैंने कहा कि अगर किसी को मेरी किसी और बात से तकलीफ़ है तो उसके लिए क्षमा है, बाकी क्षमा इसलिए नहीं है। क्षमा मैंने उस बात की मांगी कि मेरे वचनों से, मेरे शब्दों से, मन क्रम से किसी का मैंने, ये तो हमारी पूजा पद्धति में हम लोग रोज कहते हैं, क्षमा प्रार्थना मंत्र हम रोज बोलते हैं। हमारी गलत करे तो उसके लिए नहीं। सच्चा सनातनी का रोज की आदत और परंपरा है, वो नित्य प्रतिदिन अपनी हर कर्म में भगवान को यही कहता है, प्रभु मैंने कोशिश की जैसा आपने बनाया वैसा कुछ करने की, लेकिन फिर भी नहीं होता तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि मेरे किसी शब्द से किसी को आहत हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बाकी जो गलत है उसके विरोध में तो मैं हूँ। तो स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी हवा महल के तमाम मंदिरों में गए, जीर्णोद्धार की बात की। मुझे लगता है पहले आप ऐसे महंत होंगे जिन्होंने जीर्णोद्धार का मुद्दा उठाया। तमाम मंदिरों में गए, हम लोगों ने भी खबरें दिखाई कि आप गए वहाँ पर, आज भी शिवलिंग टूटा पड़ा था मंदिरों में, आपने दिखाया, मूर्तियाँ, आपके वीडियोज वायरल हुए पूरे देश में। महाराज जी, आपको नहीं लगता कि आज पूरे भारत में मंदिरों को एक ऑर्गेनाइज करने के लिए एक ऐसी कमेटी बननी चाहिए जिसके माध्यम से जो मंदिरों पर खतरा है, मथुरा को आज विवाद में डाल दिया गया, अयोध्या को इतने दिनों तक विवाद में रखा गया, आपको नहीं लगता है कि मंदिरों के ऊपर से खतरे के साया को टालने के लिए कुछ ऐसी सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक कमेटी बनानी चाहिए जिसके लिए आपने मुहिम किया? बिल्कुल, मैं आप पिछले जो सरकार का कार्यकाल देखा तो 5 वर्ष उनके 5 स्टार होटल में बीत गए। जनता त्रस्त थी, परेशान थी और मुख्यमंत्री अपनी सीट बचाने के में बचे थे और मुख्यमंत्री के सहयोग से उनके टीम के लोग अनगिनत घोटालों के माध्यम से धन बटोर रहे थे। वह पेपर लीक माफिया का हो या खनिज हो या अनगिनत कितने मामले थे कि उनकी लिस्ट हम लोग अभी बोलने लगेंगे तो बहुत समय निकल जाएगा। मूलतः सबको पता है कि पिछली सरकार कहाँ थी होटल के अलावा, और उसके कदर आज प्रदेश कर्जे में 2 नंबर पे आ गया था और अनगिनत यहाँ ऐसे मामले थे, औसतन 26 मामले मीडिया ने बताए कि माताओं बहनों की सुरक्षा में या उनके कोई सम्मान में कमी हुई, तो वो रोज के दर्ज हो रहे हैं। बहुत सारे श्रम लिहाज और डर से नहीं कर पाए। ये सब स्थितियां परिस्थितियां रही, उसमें हमारे पास में ये भी विषय था कि शहर इतना सुंदर है, मगर स्वरूप इतना बढ़िया है। आज दुनिया में कहीं जाओ तो सेकंड पेरिस भी बोलते हैं, अपरा काशी बोलते हैं, यूनेस्को में जिसका नाम है। उस जयपुर शहर को क्या नज़र लग गई कि आज परकोटा आदमी रहने को तैयार नहीं है।
परकोटे में व्यवसाय नहीं है, टूरिज्म खत्म हो रहा है, परकोटे में माता बहनें सुरक्षित नहीं है, सुख सुविधाएं जहां राजा महाराजाओं के जमाने से ऐतिहासिक परकोटे में थी, पिछली सरकारों में परकोटे को सुधारने का, सुंदर बनाने के ऐतिहासिक करोड़ों के गए थे। और भाजपा की सरकार की बात करें और पर्यटन को बढ़ाने में ऐतिहासिक कदम उठाए गए थे। और पिछले 5 साल में परकोटे की दुर्दशा कैसे कर दी गई कि किसी गली मोहल्ले में नल नहीं है, नल होते हुए पानी नहीं है, शिविर लाइन खराब है, परकोटे में टूरिज्म है उसकी सुरक्षा नहीं है, अनगिनत समस्याएं परकोटे में व्याप्त थी। उसी में एक समस्या ये भी थी, परकोटे का स्वरूप बिगाड़ा जा रहा है, और एक समस्या ये भी थी, परकोटे में पलायन चल रहा है, और एक समस्या भारी ये भी थी कि परकोटे में प्राचीन मठ, मंदिर, आश्रम, देवालय जिसको अपरा काशी जिस वजह से जाना जाता है वो भी समाप्त हो रहे हैं और मूर्तियां भी गायब हो रही है जी। कौन लोग हैं इसके पीछे, किनकी सह से हो रहा है, कौन जिम्मेदार हैं? जिम्मेदार है सरकार, जिम्मेदार अशोक गहलोत और उसकी पूरी टीम। जिस वजह से आज परकोटे में ये दुर्दशा हुई, हमने उनको सामने लाने का काम किया। अब आप आपके सरकार चैनल में पे, आ गए हैं। अब हमने नियम कायदे से, पहले हम आवाज उठाते थे, केस लगते थे, लट बजते थे, थाने में केस दर्ज हो जाया करते थे, गिरफ्तारी के वारंट आए करते थे। अब हम सरकार का हिस्सा हैं और यहाँ की राजस्थान के देवतुल्य जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके आदरणीय मोदी जी के 2014 के अनगिनत जन कल्याणकारी योजनाओं के काम पर हमें विश्वास करके यहाँ सेवा का अवसर दिया है। तो हमने नवतेज टीवी के इस चैनल पे आने से जो बात सीखी कि बुलंद इरादे और मजबूत कदम, तो उस बुलंद इरादे और मजबूत कदम के साथ हम लोग यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब का एक परिवार, भारतीय जनता पार्टी परिवार, ये पूरी टीम, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता इन सब कामों को करेगा जो संकल्प लेके आया है। अब उन मंदिरों के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने पूरा सरकार को, मैं मठ मंदिर पुजारी महासंघ का भी यहाँ का अध्यक्ष हूँ और अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान का भी अध्यक्ष हूँ, और अब हमारी भारतीय जनता पार्टी परिवार का कार्यकर्ता का भी वर्तमान सदस्य कार्यकर्ता। नहीं, आप विधायक हैं, सरकार के अंग हैं इस समय। विधायक तो बनाया है देवतुल्य जनता ने, लेकिन सबसे पहले मैं एक कार्यकर्ता हूं, और कार्यकर्ता होने के नाते प्रत्येक कार्यकर्ता हम लोगों का, भारतीय जनता पार्टी का, वो प्रत्येक कार्यकर्ता ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वही स्वयं विधायक है और वही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब, यानी संपूर्ण परिवार संगठित एक है। वो है जो हम है जो वो है, सब मिलकर हम सामूहिक काम करते हैं। और उसी क्रम में हमने लिखित में हमने केंद्र सरकार को, यहाँ हमारी प्रदेश सरकार के डिपार्टमेंटों को और सरकार को दे दिया है कि जिस प्रकार से कई डिपार्टमेंटों के लिए, कई मुद्दों के लिए डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, मठ मंदिर, उनकी ज़मीनें, उनके आश्रमों का संरक्षण हेतु, पुजारियों के संरक्षण हेतु एक डिपार्टमेंट तैयार कर दिया जाए और उसका जिम्मेदारी किसी को दे दिया जाए। जैसे पुजारी कल्याण बोर्ड है, इसी प्रकार से मंदिरों का देवस्थान है, देवस्थान में भी उसकी जिम्मेदारी पर्टिकुलर दी जाए। जहाँ मंदिरों की ज़मीन है, मठ है, आश्रम है, उससे संबंधित जो और चीज़ें हैं उनको सबको संरक्षण करने का काम जो है, और वहाँ सुनवाई भी तुरंत गति से हो जावे, अलग अलग जगह न जाना पड़े। कभी रेवेन्यू अजमेर जाना पड़ता है, कभी जलेबी चौक पेपर लेने पड़ते हैं, कभी कलेक्ट्री और कभी उदयपुर देवस्थान में। इसी प्रकार से कई डिपार्टमेंटों में घूमना पड़ता है, उसको सेंट्रलाइज करके एक स्थान पे कर दिया जावे और इन सब समस्याओं के लिए निराकरण के लिए पर्टिकुलर एक जगह तय कर दी जावे और वहीं पर हमारे सारा डिपार्टमेंट मौजूद हो, ताकि उस समस्या का निराकरण जल्दी से हो सके। एक सवाल इसी में ऐड कर रहा हूँ, जो शिवालय टूटे आपने दिखाए थे, उन पर जल कब तक चढ़ेगा भगवान पर? अभी आचार संहिता है और उन सब के लिए योजना बनेगी और नीतिगत उन सब आश्रमों पे, मंदिरों पे पूजन अर्चन भी होगी, खंडित मूर्तियां पुनः स्थापित भी होगी, उनका संरक्षण भी होगा और उनकी पूजा व्यवस्था उस पद्धति से जो प्राचीन परंपराओं से होती आ रही थी पुनः वो वापस भी होगी। ये सारे काम आप हम सब दोबारा देखेंगे। अभी कुछ समय है, समय का इंतजार करके हमें वो काम महाराज जी, गौ माता पे आते हैं। आपने बहुत बड़ी मुहिम चलाई गौ माता के लिए, हमारी आपकी बात भी हुई थी पर्सनली भी। आपको नहीं लगता कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए, राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, इसके लिए हमने मांग की है। हमारी इस देश में किसी भी रूप में गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। गौ माता की हत्याएं आज भी कहीं ना कहीं किसी छुपके हो रही है, रोज़ गोकशी के काम हो रहे हैं, उसकी शिकायतें आती है। कड़क कानून बने, पहले से बहुत कम हुआ है। 2014 के बाद में बहुत परिवर्तन आया, गौ माता सुरक्षित हुई है, गोवंश बढ़ने लगा है, अन्यथा घट रहा था।
और गौमाता के संरक्षण हेतु केंद्र सरकार ने और हमारे प्रदेश मुख्यमंत्री महोदय ने अनगिनत योजनाओं के द्वारा गौशालाओं को मजबूत करने का, गौशालाओं के द्वारा गौ संवर्धन का और गौ माता की नस्लों को बचाने के लिए काम किया है। लगभग 27 नस्लें हमारे यहाँ पाई जाती है अभी, और अनगिनत नस्लें समाप्त हो गई, वो देखी भी नहीं जा रही फोटो में। लेकिन अब वो जो 27 है वो और जो लुप्त हो गई है वो, उन सबको संरक्षण के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय और पशुपालन और हमारे मंत्री महोदय ने सबने इसके लिए गाइडलाइनें बना दी है। आने वाले समय में आप सबको नज़र आएगा कि हमारी गौशालाएं भी समृद्ध होगी, गौ माता बच पाएगी। और जो हमारी मांग काफ़ी समय से चली आ रही है गौ भक्तों की, मैं भी एक गौशाला का संचालन करता हूं और ये पीड़ा मेरी भी है कि गौ माता कहीं नाली का पानी न पिए, कहीं प्लास्टिक कचरा न खावे, गौ माता को दर दर की ठोकर न खानी पड़े। गौ माता स्वयं आशीर्वाद देने वाली है और हमारे सनातन, हमारा धर्म कहता है कि देवताओं की भी माँ गौ माता है। तो उस गौमाता की सेवा जिम्मेदारी भगवान गोविंद करता था और गोविंद की आराधना हम करते, तो गोविंद के भक्त की जिम्मेदारी है कि अब गौमाता की भी सेवा और संरक्षण करे। उसी संकल्प को लेकर संस्थाएं काम कर रही है, लेकिन साथ में सरकार का सहयोग लेकर उसे, जो गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा है और गौमाता पर किसी प्रकार का कोई अत्याचार न हो, उसके लिए कड़क कानून और नियम बने, उसके लिए भी हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं। लेकिन महाराज जी, अभी तो गर्मी का इतना बड़ा प्रकोप चल रहा है और गौ माताओं के ऊपर शेल्टर भी नहीं है। हमारी गौशालाओं में तो सब व्यवस्थित है और जहाँ से शिकायत आती है हम लोगों को, उन गौ माताओं को खुले में न रहे, कहीं पानी और चारे की वजह से नुकसान न हो जाए। खबरों को देखा होगा कि तमाम गौ माताएं, हिंगोनिया गौशाला का मैं जिक्र करूंगा, वहाँ पर उनकी मृत्यु भी हुई और उनको मतलब इतनी भीषण तपती हुई दोपहरी में खुले में रहना पड़ा। देखिए, उसके ऐसा लिए है, प्रशासन ने चीजें शुरू की है, व्यवस्थाएं हो गई है, लेकिन फिर मैं आपको बता दूं, गौशाला का संचालन पूर्व सरकार से एक संस्था के हाथ है। संस्था को उसका फंड पहुंच दिया जाता है और वो संस्था निगरानी सरकार करती है। पिछली सरकार की बहुत कमियां रही, लेकिन हमारे संज्ञान में आने के तत्पश्चात वहाँ पर उस व्यवस्थाएं कर दी गई है। और दूसरा ये भी है कि वहाँ जो गौमाताएं विचरण खुले में करती है तो वो अपनी मर्जी से कहीं बैठती है, कहीं घूमती है, कहीं जाती है। रही बात मृत्यु की, कि वहाँ गौमाताएं जहाँ बीमार है, एक्सीडेंट है, दुर्घटना में है, या कहीं कोई ऐसा है छोड़ दिए, बीमार है तो छोड़ दिए, उन गौमाताओं को हमारे अधिकारी संस्था के सदस्य लेके जाते हैं, जमा कराते हैं, उनका जो उपयुक्त इलाज होता है वो सब करना होता है। लेकिन क्या होता है कि वो अवस्था आयु और वो बीमारी के कारण उसकी मृत्यु होनी है, तो वो मृत्यु हो जाती है। बाकी ये बोले अव्यवस्थाओं से, तो वो संभव नहीं है अब, क्योंकि उसमें निगरानी हमारी स्वयं की, क्योंकि सरकार, हमारे तो मुख्यमंत्री महोदय का आप पूरा कार्यकाल देख लें, प्रथम दिन से देख लें, गौ माता की पूजन बिना वो कई काम शुरू नहीं करते। गृह प्रवेश करते हैं तो पहले गौ माता को प्रवेश करवाते हैं, अपने ऑफिस का और का, यानी ये माने कि वो गौ भक्त हैं, भगवान गिरिराज के भक्त हैं, तो गिरिराज गो भक्त हैं, तो गिरिराज के भक्त आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय वो तो संवेदनशील है। गौ माता पहले, आप सोचिए आज तक किसी सरकार ने गौ माताओं की सेवार्थ एम्बुलेंसों की इतनी बड़ी संख्या में व्यवस्था की हो तो बता दो, अब तक का रिकॉर्ड बता दो। ये किसकी उपज है, किसकी सोच है? ये आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब को धन्यवाद और साधुवाद है। उन्होंने हर गली मोहल्ले, हर गांव ढाणी में, राजस्थान की बॉर्डर तक, वहां पर पशु चिकित्सक, पशु सहायक चिकित्सक और पूरी टीम वहां जाएगी, जहां कॉल आएगा वहां जाएगी और हर पशु की सेवा का काम, गोमाता हो कि अन्य पशु हो, उन सब की सेवा का काम का जिम्मा उसके द्वारा दिया, मॉनिटरी बनाई। इसलिए तो कांग्रेस कहती है ना कि आप लोग गाय पे राजनीति भी करते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ूंगा। कांग्रेस की तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, डिलीट लोगों ने कर चुके हैं। मम्मी बेटा जीजी जिया जी की पार्टी रह गई है और उनके हमेशा सनातन के विरोध में, राम जी के विरोध में, राम मंदिर के विरोध में और राम सेतु को तोड़ने के लिए और आतंकवादियों के पक्ष में वकील खड़े करके उनको छुड़वाने में और उनको फांसी ना लग जावे, वो बम फोड़ते रहें उसके पक्ष में, और कश्मीर में शांति ना आ जावे, बम और पत्थर और बारूद वहां कश्मीर में भरा रहे उसके पक्ष में निरंतर कांग्रेस और उसके साथी करते रहे। लेकिन लोगों ने डिलीट मार दिया है। लोग समझ गए हैं कि ये लोग राजनीति करते हैं गंदी वाली। ये राजधर्म, राष्ट्र धर्म मानकर मातृभूमि की सेवा, प्रत्येक 142 करोड़ परिवार को अपना परिवार मानकर सेवा करने वाला ही भारतीय जनता पार्टी परिवार है, जिसके सेवा सब मिलकर साथ। तो महाराज जी अभी राजस्थान में क्या होगा? 25 में से कितनी सीटें आएंगी और 4 जून को क्या होगा? क्योंकि राहुल गांधी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री के पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं।
अब राहुल गांधी तो साहब आलू में सोना भी बता दिया करते हैं, चुटकुले भी बहुत सुना दिया करते हैं। आप उनकी बातों पे ध्यान दोगे तो साहब चैनल का समय खराब होगा, कोई लेना देना नहीं है। वो कह रही है बेटा संभला रही हूँ, बेटे को फौज में भेज तो पता चले, संभलाई तो वहाँ भेज, यहाँ हमारे क्यों देवी हमारे खराब करे समय। चुटकुले हमें कहाँ सुनने, हमें काम करना, आगे बढ़ना, सेवा करनी देश की। चुटकुले सुने थोड़े ना काम चलेगा, चुटकुले सुनेंगे शर्मा जी के सुने। नहीं, आज उन्होंने बयान दिया कि 48 घंटे में हम पीएम भी तय कर लेंगे, आप टेंशन मत लो। राहुल गांधी जी तो आलू में सोना बना के अनगिनत कहता नहीं 1 2 3 4 10 तक गिनती और उसके बाद सब माफ, पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। उनको खुद को नहीं होश होता, खुद को नहीं पता होता, कहाँ किस शब्द पे अटक जाते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं। तो 4 जून को क्या होगा? अभी क्या है, उधर ध्यान देने की आवश्यकता इसलिए नहीं, ना नीति है ना नीतिकार है। कहाँ वर्ल्ड लीडर आदरणीय प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में आंखों के ये माने ताज बने जा रहे हैं, लोगों ने पलकों पर बिछा लिया है। और G20 के बाद पूरी दुनिया में एक मैसेज पहुंचा है, कोविड वैक्सीन के बाद एक मैसेज पहुंचा है, और भारत में डिजिटल के माध्यम से करेंसी का जो काम किया, जो आज तक बड़े बड़े अपने आप को बड़े पढ़े लिखे कहा करते थे वो लोग नहीं कर पाए, जो आदरणीय मोदी जी ने जो काम किया उसको पूरी दुनिया मान रही है। इसलिए उन कभी तुलना ऐसे व्यक्तित्व के साथ में किसी की करो ही मत। अब तक के रिकॉर्ड में आदरणीय प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी 2014, भले गुजरात का इतिहास उठाकर देख लें, गुजरात में इंडस्ट्री देख लें, गुजरात में पर्यटन देख लें, गुजरात को नंबर 1 बनाने में देख लें, और उसके बाद भारत को देख लें। आप सोचे, गुजरात की पसंद से तो आप लोग पूरे देश वालों ने मांग की थी। मोदी जी ने कहा था कि मुझे लाओ। मैं ध्यान है 2012 में कुंभ था, और कुंभ के अंदर एक सनातनियों का बहुत बड़ा सम्मेलन था, और उस सम्मेलन के अंदर मैं बैठा हुआ था, जगत गुरु वासुदेव सरस्वती जी के चरणों में अन्य अन्य बड़े बड़े महापुरुष विराजमान थे, और वहां पर संतों का सम्मेलन था, और वहां पर राष्ट्र पर भी चर्चा थी। और राष्ट्र पर जब चर्चा आई तो चारों ओर से एक चर्चा आई कि भाई इस देश का प्रतिनिधित्व करने वाला कैसा व्यक्तित्व होना चाहिए, इस पर भी मंथन किया जावे। तो एक ही आवाज आई, नमो 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 जैसा होना चाहिए। ये लाखों संतों के मुख से उनके भजन का प्रताप, आदरणीय प्रधान सेवक राष्ट्रीय संत के रूप में उन्हें चुना गया था। और वही आज देखें आप, गुजरात मॉडल की बात करते थे, आज पूरा भारत दुनिया का मॉडल बनने जा रहा है। आज पूरा भारत वर्ल्ड लीडर बन चुका है। आदरणीय प्रधान सेवक एक और विकास है, दूसरी ओर सनातन है, दोनों साथ लेकर वसुधैव कुटुंब मानकर पूरे दुनिया में आज छाए हुए हैं। आप माने कैसा नीतिकार, कहाँ आप बात कर रहे हैं साहब? जो परिवारवाद के लोग हैं, देश को लूट खसोट करके अब तक देश को बर्बाद करने के अलावा क्या काम किया है? पाकिस्तान की दुर्दशा हो गई, यहां भी हो जाती। भला हो इस भारत भूमि का, जो ऐसा रत्न इस भारत भूमि पर हमारे को प्रधानमंत्री के रूप में मिला, जो आदरणीय प्रधान सेवक के रूप में स्वामी विवेकानंद के विजन को लेकर यहाँ जो काम चल रहा है, आप माने, ये माने कि देश इतने से 10 वर्ष में आज इतिहास रच रहा है। पूरी दुनिया में देश की चर्चा हो रही है। इन्होंने आज़ादी के बाद किया क्या है? आप पत्रकार महोदय, आपका स्वयं का, आपकी कलम, आपकी बंदूक है। मैं अगर असत्य कह रहा हूं तो आप अपने चैनल पे बता सकते हैं कि नहीं मैं मिथ्या कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। 10 वर्ष में जो ऐतिहासिक काम और कदम जो मोदी जी ने किए, कश्मीर में ये लोग चाहते थे हमेशा बारूद फूटे, कश्मीर की बर्फ सफेद नहीं लाल रहे, और हमेशा एक कश्मीर को इधर उधर करने के ही फिराक में रहे। लेकिन प्रधान सेवक आए, चू चपड़ चिड़िया नहीं बोली, और आज 370 हट गया, और कश्मीर में सुख है, शांति है, समृद्धि है, व्यापार है, बाकी सेब है, काजू बादाम, ड्राई फ्रूट है, और कश्मीर में पर्यटन है। कश्मीर में आराम से आओ जाओ घूमो। तो इस सब के बल पे आपको लग रहा है कि 4 जून को मोदी जी 400 पार हो जाएंगे? दुनिया ने झंडे में चांद तारे बताए थे, आदरणीय प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने चांद पर झंडा बताया है। इतिहास रचें साहब। और वह जो विकास अंतिम व्यक्ति तक सेवा के जो काम पहुंचे जन कल्याणकारी योजना के द्वारा, और देश में समृद्ध भी हुआ है। एक समय था इन लूटों की सरकार ने देश का सोने गिरवा रखे और चावल लेते थे। आज ये सरकार है, दुनिया को गिरवे की जरूरत है, दुनिया को लोन की जरूरत है, मदद की जरूरत है, कोविड वैक्सीन की जरूरत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस भारतवर्ष ने, इस हिंदुस्तान ने जो ऐतिहासिक काम किए, उससे आज सीना 56 इंच का सबका हो चला है।
बच्चों और विकास की जो गंगा बह रही है, उस विकास की गंगा पर विश्वास के साथ अब की बार 400 पार मोदी सरकार 400 पार होने जा रही है। बिल्कुल। लेकिन महाराज जी इतनी उपलब्धियां गिनाए आप, लेकिन विपक्ष क्या बोलता है कि चूंकि मैं ये बात बोलने वाला नहीं था लेकिन ये बोल रहा हूं कि 10 साल पहले जो महंगाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तमाम बड़े बड़े आंदोलन किए, तमाम सड़कों पर साइकिल चलाए बड़े बड़े नेता आपके, आज वो पेट्रोल तो 110 पहुंचा दिया है, गैस आज 1200 में बिक रही है। वो बोल रहे हैं हम मानते हैं सब 1200 में कहाँ बिक रही है? 1100 रुपए में। लेकिन आज की डेट में झूठा डाटा पेश कर रहे हैं। नहीं, 1100 रुपए में है महाराज जी। आज सिलेंडर 1100 रुपए में कहाँ है? यहीं पर आपके राजस्थान में है, 1100 रुपए में है सिलेंडर। अच्छा, आप ये बताएं, जीडीपी बढ़ा नहीं बढ़ा? नहीं, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। जीडीपी बढ़ा नहीं महाराज जी बढ़ा? बढ़ा, समृद्धि GDP बढ़ी गिरा नहीं भी बढ़ी? फिर बढ़ा भी। देखिए हमारे सुंदरकांड तो की विपक्ष क्या बोल रहा है कि आज जो ये महंगाई की बात नहीं करते हैं वो पहले 10 साल पहले इन्होंने 2014 में महंगाई के लिए देश किया। के विकास के लिए टैक्स जरूरी है कि नहीं है? नहीं, जरूरी है टैक्स। देश के विकास के लिए लूट खसोट और गलत तरीके से काम बंद होने चाहिए, नहीं चाहिए? नहीं, बंद होनी चाहिए। देश की समृद्धि के लिए राष्ट्र को, हम सब पूरे राष्ट्रवासी सबका योगदान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। पंजाब में अनगिनत योजनाएं, झूठी वादे करके पंजाब को कर्जे पे नंबर 1 लाए कि नहीं लाए? बिल्कुल लाए। खुद शराब माफिया और घोटालेबाज पंजाब को फोकट की बात करके पंजाब को आज कर्जे पर ला दिए। इसका भुगतेगा कौन? पंजाब का प्रत्येक नागरिक। इसी प्रकार से गहलोत साहब ने अनगिनत फोकट की योजनाएं झूठ बोल बोल कर, माहौल बनाकर, पत्र पत्रिकाओं के विज्ञापन के द्वारा या भ्रमित करके यहां दूसरे नंबर पे कर्जा छोड़ा कि नहीं छोड़ा? बिल्कुल। गरीब कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार की अनगिनत है। हर गरीब तक राशन पहुंच रहा है, सब तक पेंशन पहुंच रही है, सबका बीमा हो चुका है, सब लोगों को आयुष्मान कार्ड के द्वारा पूरे देश में इलाज निःशुल्क मिल रहा है। तो बोल रहे हैं हम 25 लाख दे रहे थे, 5 लाख दे रहे हैं अभी। अन्य कई भी योजनाएं और भी तो मिल रही है। वो बोल रहे चिरंजीवी में आप हमने देख आ रहे थे, बिल तो पास नहीं हो रहे थे, बिल तो पास आज तक नहीं हो पाए। लास्ट में लागू कंपनियां तो तुम्हें रो रही थी, तुमने अटका रखे थे, भटका रखे थे, खाली कागजों में थे, भाषण में थे, सच्चाई धरातल पे क्या थे? था तो इतना हाहाकार क्यों मचा हुआ था? था तुम्हारी योजनाओं में सच्चाई, तो लोगों ने फिर इतना विश्वास मत के साथ भारतीय जनता पार्टी परिवार को चुना क्यों? लोग साहब समझदार हैं, जनता जागरूक हो चुकी है, लोगों का मूड है देश का विकास, समृद्धि, सनातन भी चाहिए, तिरंगा भी चाहिए। और जो वर्ल्ड लीडर बना है, विश्व गुरु के रूप में वह पुनः स्थापित हुआ है, राम राज्य की कल्पना का तात्पर्य हर गरीब कल्याण तक केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। राम जी वनवासी बने, उनके बीच जाकर उनके दुख दर्द जानकर उनकी समस्याओं का निदान करें। उस जमाने के ऋषि वैज्ञानिक थे, सनातन के प्रहरी थे, उनकी रक्षा करें। उसी प्रकार से आदरणीय प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी भी इन सब बातों को जानते हुए, वो जानते हैं कहाँ क्या आवश्यकता है मदद की। उन्होंने देखा नजदीक से कि मेरी माँ घर घर में काम करती, चूल्हा फूंकती है, उस फूंक से मेरी माँ के भी फेफड़ों में धुआं जमा हुआ, तो दमा हो उज्ज्वला जाता योजना है। लेके आए। उन्होंने उज्ज्वला लाए और सिलेंडर के घर घर तक गरीब को। अगर आपको भगवान ने 100 रुपए दिए हैं, अगर आप 100 रुपए लायक व्यक्ति हैं, 10 रुपए आप देश के विकास में खर्च करते हैं, आपको आपत्ति क्या? विकास चाहते हैं। नहीं, लोगों ने सब्सिडी छोड़ी भी पीएम के आह्वान के बाद। प्रधानमंत्री जी ने खुले मन से आह्वान किया और लोगों ने स्वीकार किया और प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकास में योगदान किया। उसी का नतीजा 142 करोड़ परिवार के वो प्रमुख मुखिया के रूप में प्रधान सेवक बनकर काम कर रहे हैं। ये बनते थे प्रधानमंत्री, रिमोट चलता था सोनिया गांधी। तो महाराज जी, आपको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया हवा महल से, आप विधायक भी बने, आपके तमाम समर्थकों में ये बात चली कि आपको मंत्री भी बनाया जाएगा सरकार में। अब स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी का अगला कदम क्या होने वाला है? क्या आपको सेंट्रल तक जाने की योजना है, चूंकि आप मोदी जी की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं? मोदी जी की तारीफ मैं पहले भी करता था, क्योंकि मैं हार्टली जुड़ा हुआ हूँ, आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। राजनीतिक मेरे अंदर जो आज की परिवेश की राजनीति वो मेरे में प्रवेश की नहीं है। मैं इसलिए उनका फैन हूँ कि ये सच्चाई है कि उनके आने के बाद में हमें गर्व होने लगा है कि हम हिंदू हैं। हाँ बिल्कुल है साहब, बिल्कुल है। अन्यथा भारतवासियों का पूरी दुनिया में पासपोर्ट को सेकंड रखा जाता था, आज भारतवासी का पासपोर्ट को अग्रणी रखा जाता है। मान सम्मान, हमारा गौरव बढ़ गया है, हमारा सनातन पूरी दुनिया में छा रहा है।
और मोदी जी हैं जिन्होंने योगा डे पूरी दुनिया को सिखा दिया और वसुधैव कुटुंब के माध्यम से G20 करा के पूरे दुनिया को मैसेज दे दिया विश्व गुरु का कि हम विश्व गुरु थे, हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु रहेंगे। इसलिए मैं उस टीम का और भारतीय जनता पार्टी परिवार क्या है सब, यहाँ पर प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्र धर्म सर्वोपरि, हमारा विचार परिवार, अनगिनत हमारे संगठन, उनके लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है, मातृभूमि सर्वोपरि है। राष्ट्र धर्म में सब आ गए, उसमें न जाति न धर्म है। राष्ट्र धर्म यानी हमारा राष्ट्र, हमारी राष्ट्रभूमि, ये हमारे लिए सर्वोपरि है, उसके लिए हम जीते हैं। वो राष्ट्र धर्म विचार परिवार का सदस्य होने से मुझे, अगर कार्यकर्ता भाजपा का होने से मुझे अगर विधायक का दे दिया और जनता ने आशीर्वाद देके भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करके ये मत भारतीय जनता पार्टी परिवार को मिला है, क्योंकि स्वामी आपने बाल जो मुकुंदाचार्य को नहीं मिला नहीं है। महाराज ये जी, मत भारतीय जनता पार्टी को मिला है, कमल के फूल को मिला है। और कमल के फूल के जो विश्वास के साथ मुझे आवाज बनकर भेजा है, मैं उसमें प्रसन्न हूं और मैं उसी सेवा को ईमानदारी से 2.5 लाख लोगों की जो जिम्मेदारी ली है, वह 2.5 लाख 2,57,000 पे 2,57,000 जनता मेरे क्षेत्र की, वो मेरा परिवार है और वो परिवार की सेवा ही मेरा धर्म है और मैं धर्म निभाने में अपना काम कर रहा हूं। उसी को अच्छे से करते मैं खुश हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक साधारण पुजारी और सनातनी और मठ मंदिर की सेवा करने वाला गो भक्त को मुझे एक सेवा का अवसर दिया। ये मुझे जो इतना बड़ा भाग दिया है वो मेरे लिए वो है, तो ये मैं इसमें संतुष्ट हूँ और मैं इसी को बहुत अच्छे से करना चाहता हूँ। बाकी आगे शीर्ष नेतृत्व जिनके निर्देशन में हम लोग सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी का कमल के फूल की सभी पंखुड़ियां जो काम कर रहे हैं सेवा का, उस सेवा संकल्प में कहीं भी कोई मुझे सेवा दी जाए मैं उसमें करने को तैयार रहता हूं। और मेरा मानना यह है कि जो काम मिला है हम उससे अच्छे से कर लें, वही हमारे लिए सच्ची सेवा होगी। क्योंकि इस समय की राजनीति में महाराज जी योगियों की ज़्यादा डिमांड है, बाबाओं की ज़्यादा डिमांड है। आप देखिए कि कानपुर से साक्षी महाराज लगातार सांसद, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता योगी की तरह ही काम करता है। योगी का मीन्स है त्याग, तपस्या, बलिदान, समर्पण, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र धर्म, और इन सब के साथ जो काम करता है वो प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, आप ये माने योगी पर्टिकुलर कोई व्यक्ति नहीं है, योगी एक परंपरा, एक संस्कार है और वो मानकर हम लोग काम कर रहे हैं। चलते चलते महाराज जी अपने कुछ दिल की बात अगर हमारे दर्शकों को बोलना चाहिए। बिल्कुल, दिल की बात दिल से है। मैं नवतेज चैनल पे आते ही बुलंद इरादे मजबूत कदम ये स्लोगन देखा और देख के मैंने अपने आप में संकल्पित किया कि हमें इस इरादे को लेकर और आगे बढ़ना है, लोगों का जो भरोसा है उसको बनाए रखना है और ज़्यादा जीतने का प्रयास करना है। और प्रत्येक इस भारतवर्ष के नागरिक को और प्रत्येक सनातनी को हम सबको संकल्पित होकर इस राष्ट्र धर्म को निभाते हुए देश के विकास में भागीदार बनना है। और ये यही समय और सही समय है कि आप हम सबको मिलकर भारत जिस कदर विकास की ओर बढ़ रहा है, तिरंगा और सनातन साथ चल रहा है, पूरी दुनिया में विश्व गुरु के रूप में हम स्थापित पुनः हुए हैं, पुनः राम राज्य की स्थापना हुई है, 528 साल का संघर्ष समाप्त हुआ है, अनगिनत आज़ादी के बाद अब तक जो काम नहीं हुए थे वो सारे काम होने जा रहे हैं और आने वाले समय में हो रहे हैं। उन सब में आप हम सबको सहभागीदार बनना है और इस प्रदेश का, राजस्थान का और हमारे केंद्र सरकार का हम सबको सहभागी बनते हुए विकास में सहभागी बनकर हमें सबको साथ काम करना है। इन्हीं बातों के साथ दिल की बात दिल से सबको शुभकामनाएं। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री बालाजी। तो ये थे स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ अपने दिल की सारी बातें बताई, विपक्ष पर बहुत सारे आरोप भी लगाए। मुझे लगता है जनता जनार्दन 4 जून को इसका फैसला करेगी। सरकार जो भी हो लेकिन लोकतंत्र के हित में हो। अभी के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।